Assalamualaikum students, I hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss sideroblastic anemia. But sideroblastic anemia स्टार्ट करने से पहले आप कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ओवरव्यू कर लें, लाइक हीमोग्लोबिन के बारे में स्टडी कर लें, उसके टाइप्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, एनीमिया के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे आज के लेक्चर से काफ़ी रिलेटेबल हैं। तो अब ऑब्वियसली जब आप उनका ओवरव्यू नहीं करेंगे, आप उनके बारे में नो हाउ नहीं होगी, तो आपके लिए टॉपिक अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें इन वर्ड्स में, लाइक अगर सबसे पहले हम लोग देखें सिड्रो को, सिड्रो का मतलब होता है आयरन। ब्लास्टिक को देखा जाए तो ब्लास्टिक का मतलब होता है इमेच्योर, और एनीमिया का मतलब होता है बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल, और you can also define anemia as the body not having enough red blood cells and hemoglobin. सो ये तो हम लोगों ने इसके ब्रेक करके बता दिया। अब हम लोग देखते हैं अगर डिफाइन इसको किस तरह से किया जाता है। इट इज द एनीमिया विद रिंग सिड्रोब्लास्ट सीन इन बोन मैरो। अब ये जो सेल्स होते हैं ये मेनली हमें बोन मैरो में नजर आते हैं। कौन से सेल? सिड्रोब्लास्ट। और यू कैन आल्सो डिफाइन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया एज द टाइप ऑफ एनीमिया इन विच आवर बोन मैरो मेक्स सिड्रोब्लास्ट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे हमारे पास ये आ गया हमारा एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल, ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल। ये अगर हम लोग देखें ना, ये हमें टॉप व्यू में, हमें जब माइक्रोस्कोपी में देखते हैं ना तो हमें ये इस तरह से सेल नजर आ रहा होता है। और अगर साइड व्यू से देखें ना तो बेसिकली हमारा आरटीसी इस तरह से होता है बाइकनकेव, जिसकी दोनों साइड्स होती हैं वो इनवर्ड इन्वेजिनेट की होती हैं। तो ये हमें नजर आता है साइड व्यू से और ये हमें नजर आता है टॉप व्यू से। अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हमने क्या किया, हमें सिड्रोब्लास्ट नजर आ रहे होते हैं, जिसमें एक हमारे पास इस तरह से होता है एरिथ्रोब्लास्ट, मींस के इमेच्योर रेड सेल। ये आ गया हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट। अब एरिथ्रोब्लास्ट में हमारे पास इस तरह से यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से ना आयरन मॉलिक्यूल्स आते हैं और रिंग फॉर्म में यहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो इस सेल को कहा जाता है रिंग सिड्रोब्लास्ट। इसके अलावा इस सेल को पेपनहैमर बॉडीज भी कह सकते हैं, पेपनहैमर बॉडीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसको कॉजेज की तरफ। अब इसके कॉजेज दो हैं, एक तो इसके कॉज आ रहा है कॉन्जेनिटल और सेकंड इसका कॉज आ रहा है एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल मीन्स कि बाय बर्थ ही आप में ये डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो किसी क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, किसी जीन डिलीशन की वजह से हो सकता है, किसी भी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अब ये जो कॉन्जेनिटल हमारे पास कॉज है ना, ये आगे फर्दर 3 में सब डिवाइड हुआ होता है। इसको आगे हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग इसको देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे, या आप कह लें इसको हम लोग देखते हैं सिंड्रोम्स की बेस पे। सेकेंडली हम लोग इसको देखते हैं इनहेरिटेंस की बेस पे, और लास्टली इसको देखा जाता है आर डिसीज के साइज की बेस पे। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बेस पर देखा जाए कि बॉडी में कौन से ऐसे सिंड्रोम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो रहा है। अब इसमें हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, या मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, या पियर्सन सिंड्रोम आ सकता है। कौन सी 3 चीजें हमने बता दी सिंड्रोम्स में? एक तो इसमें हमने बता दिया कोई न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है बॉडी में, या कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है, या फिर पेशेंट को पियर्सन सिंड्रोम है।
अब पियर्सन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हमारी बॉडी से डिलीट हो रहा होता है पियर्सन सिंड्रोम में। नेक्स्ट अगर आप इनहेरिटेंस की बेस पर देखें तो इसमें देखा जा रहा होता है कि जो इनहेरिटेंस है, जो म्यूटेशन आई है, वो आइदर एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। और लास्ट सेल साइज की बेस पर देखा जाता है। अब सेल्स के डिफरेंट साइज हो सकते हैं, लाइक नॉर्मोसिटिक सेल हो सकता है, माइक्रोसिटिक हो सकता है और मैक्रोसिटिक हो सकता है। वो आगे मैं आपको भी फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्वायर्ड। कंजेनिटल हमने कह दिया बाय बर्थ कोई डिफेक्ट आ रहा है, जबकि एक्वायर्ड का मतलब होता है हम लोग उसको एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर रहे हैं, या कोई हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर गया। अब एक्वायर्ड में हमारे पास फॉर एग्जांपल, इसको रेस करते हैं, एक्वायर्ड में फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी पेशेंट को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, तो उसमें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स का मतलब शराब देंगे, ड्रग्स मतलब कि कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आपकी हीम की सिंथेसिस है या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस है वो अफेक्ट हो रही है। लाइक अगर कोई पेशेंट है वो आइसोनियाजाइड ले रहा है तो उससे क्या होगा, विटामिन B6 की जो सिंथेसिस है वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल कंटेनिंग टैबलेट्स यूज़ कर रहा है या अल्कोहल कंटेनिंग सिरप्स यूज़ कर रहा है तो उससे हीम की सिंथेसिस अफेक्ट होगी। अब हीम बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, ये हमारे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, तो ये आगे ना फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हीम में और एक ग्लोबिन में। जो इसका हीम पार्ट होता है ना, ये बेसिकली कह लें कलर पार्ट होते हैं, या फिर आप कह लें इसका ये पिगमेंट पार्ट होता है। जो हीम होता है ये आगे फर्दर दो में डिवाइड हो रहा होता है। इसमें आगे हमारे पास एक तो आ जाता है आयरन और एक इसमें आ जाता है हमारे पास पोरफायरिन, या आप कह लें प्रोटोपोरफायरिन। इसी तरह जो ग्लोबिन है उसमें आगे फर्दर हमारे पास अल्फा चेन्स आ रही होती हैं और बीटा चेन्स आ रही होती हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ना इस सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग में डिफेक्ट आ रहा होता है, क्योंकि जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, ये जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, इसमें बेसिकली आयरन के साथ जाकर बाइंड करना होता है। अब एक आयरन मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास 4 पायरोल रिंग या प्रोटोपोरफायरिन मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो सकते हैं, तो यहाँ पर डिफेक्ट आ रहा होता है हमारे पास बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है पालर, मीन्स कि आपकी स्किन पेल हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो स्किन है ना वो ब्रोंज्ड कलर हो जाती है। इसके अलावा फटीग, थकावट सी महसूस होना। इसके अलावा आ रहा है डिस्पेनिया, मीन्स कि सांस लेने में मुश्किल होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा पाल्पिटेशंस, जो आपका हार्ट रेट है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम है तो हार्ट फास्टली पंप करेगा, जिसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा डायरिया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा वेट लॉस, एंड द लास्ट वन इज हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। हिपैटो मीन्स लीवर एंड स्प्लीनो मीन्स स्प्लीन एंड मेगाली मीन्स इनलार्जमेंट। जो आपकी लीवर और स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी लैब फाइंडिंग्स की तरफ। HP लेवल जो है वो आपका कम आ रहा होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बता दिया प्रोटोपोरफायरिन में तो डिफेक्ट आ रहा है। प्रोटोपोरफायरिन में डिफेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आयरन के साथ किस तरह से बाइंड करेगा। जब हीम पार्ट ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली वो ग्लोबिन पार्ट के साथ भी बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम आएगा। हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है तो ऑब्वियसली ACT लेवल भी कम आएगा। अब आयरन इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि आयरन जो है वो हमारे एरिथ्रोब्लास्ट में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इस आयरन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फेरेटिन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फेरेटिन जो है वो आयरन की ही स्टोरेज फॉर्म है। आयरन फेरेटिन फॉर्म में और हीमोसिट्रिन फॉर्म में हमारे मैक्रोफेजेस में स्टोर हो जाता है, ताकि जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो तो ये वहाँ से हमारे काम आ सके। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लो होती है
MCV जो अब है वो कम होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं उसमें ये लेवल नॉर्मल भी आ सकता है। जो बेसिकली हमारा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये माइक्रोसिटिक एनीमिया की एक टाइप है, माइक्रोसिटिक एनीमिया की। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया बेसिकली क्या होता है, जब आपका MCV लेवल जो होता है वो बिलो 80 फेम्टोलीटर चला जाए और जो MCH लेवल है वो बिलो 27 पिकोग्राम चला जाए। तो यहाँ पर हमारे पास MCV लेवल कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का केस है। इसके अलावा जब पेरिफेरल एग्जामिनेशन की जाती है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को देखा जाता है, तो उसमें हमें हाइपोक्रोमिक सेल्स नजर आ रहे होते हैं। हाइपोक्रोमिक सेल्स इस वजह से नजर आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन ही नहीं बन रहा होता। हीमोग्लोबिन ने हमारे डेड सेल्स को कलर देना होता है। अब डेड सेल्स को वो कलर ही नहीं दे पाएगा, बन ही नहीं रहा होगा, तो जो हमारे सेल्स हैं उनका कलर जो होगा वो डल डल सा हो जाएगा, डीम हो जाएगा। इसके अलावा हमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स नजर आ रही होती हैं। बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स अगर हम देखें ना तो वो हमारे पास ना कुछ इस तरह से होती हैं, इस तरह सा ना हमें अपने सेल्स में नेटवर्क नज़र आ रहा होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ये RNA के रेजिड्यूज होते हैं। नॉर्मली जब हमारे रेड ब्लड सेल्स पेरिफेरल सर्कुलेशन में आते हैं तो उसमें से रेसिडुअल RNA जो है वो रिमूव हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के केस में रेसिडुअल RNA RBC से रिमूव नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, जो आपकी बोन मैरो है उसमें एरिथ्रोब्लास्ट की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए अंडरलाइन कोज की, कि कौन सा ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी आ रही है जिसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बॉडी में डेवलप हुआ है। इसके अलावा विटामिन B6 सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, लाइक फॉर एग्जांपल पायरेटॉक्सिन। पायरेटॉक्सिन दिया जाता है जो कि ALA सिंथेज के फंक्शन को नॉर्मल करता है, जिसकी वजह से जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही होती है वो सही से हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आयरन चिलेशन थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, जिसमें हमारे पास आ रहा है डेफ्रोक्सामाइन, जो कि एक्सेस आयरन को हमारी बॉडी से रिमूव करता है क्योंकि बॉडी में आयरन का ओवरलोड हुआ होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज द टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया की एक और टाइप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टाइप्स ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर इस लेक्चर से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।